हे एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बनाएंगे फाइनेंशियल मॉडल ऑफ सालासर टेक्नो इंजीनियर्स लिमिटेड। सबसे पहले आपको उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करना होगा। और आप कैसे डाउनलोड करेंगे? आप यहाँ पर सबसे पहले google.com पे जाएंगे। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ लिखेंगे सालासर टेक्नो, एंटर। यहाँ पर आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। वेबसाइट में जो है हमेशा एक इन्वेस्टर सेक्शन का कॉलम आता है। यहाँ आप देख सकते हैं इन्वेस्टर न्यूज़ रूम आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे आप एनुअल रिपोर्ट पे। एनुअल रिपोर्ट पर आपको मिलेगी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट। अब यहाँ पर तो 2021 की आ रही है, मुझे चाहिए इसकी एनुअल रिपोर्ट 2022। सो हियर वी गो। क्या 2022 की एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है? द आंसर इज यस, इट इज़ अपलोडेड ऑन BSE। अगर मैं देखूंगा तो इसके बहुत सारे पेजेस हैं, ऑलमोस्ट 245 पेजेस हैं। तो यानी कि ये इसकी एनुअल रिपोर्ट मेरे को मिल चुकी है। तो ये देखिए, हमने सालासर टेक्नो की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर चलेंगे। नीचे जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को निकाल लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें आपको क्या करना है, ये यहाँ पर जितने आइटम्स आ रहे हैं इसे आप कॉपी कर सकते हैं और एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऑल्ट प्रेस करना है और ऑल्ट प्रेस करने के साथ आपको अपना सिलेक्शन करना है ऐसे। इसे हमने कॉपी कर लिया और एक्सेल में जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए, आपके पास सारे के सारे जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट तैयार हो गई। अब इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, फॉर्मेटिंग हो गई। और हम क्या करेंगे, इसमें ईयर डाल देंगे। जैसे अभी मैं ले रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2022। हमें जो है कम से कम पिछले 3 साल का ऑडिटेड स्टेटमेंट लेना चाहिए। 4 का लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 22-21 यहाँ से डालता हूँ और फाइनेंशियल ईयर 21-20 इसकी पुरानी वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डालता हूँ। तो मेरे पास 4 साल के ऑडिटेड रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसके बेस पर मैं आगे की जो है प्रोजेक्शन करूँगा। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इस प्रकार करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जो ऑडिटेड है उसके सामने मैंने ए लिख दिया है और जो प्रोजेक्टेड है उसके सामने मैंने पी लिख दिया है। इवन मैं प्रोजेक्टेड भी नहीं कहूँगा, इसको एक्सपेक्टेड बोलूँगा, क्योंकि इसमें आधे साल से ज़्यादा निकल चुका है। तो मुझे पता है कि इतने नंबर्स मेरे आ चुके हैं, इतना रेवेन्यू आ चुका है, पूरे साल में इतना एक्सपेक्टेड होगा। तो मैं यहाँ पर एस्टिमेशन कर सकता हूँ। आने वाला टाइम जो होगा उसमें मैं सिर्फ प्रोजेक्शन ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसका मैंने अभी तक कुछ भी सेल्स नहीं किया है। तो FY23 के बाद ये हो जाएगा FY24। और हम कितने साल का आगे का बनाएंगे? देखिए, जनरली अगर आप 5 साल का टर्म लोन दे रहे हैं तो 5 साल का बनाते हैं, कई लोग 10 साल का बनाते हैं। इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं, वैल्यूएशन करनी है, 10 साल का बना लीजिए। अभी मैं इसको 2030 तक लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने प्रोजेक्शंस FY30 तक कर ली है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स। ऑलराइट, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ और डालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो आपका P&L दे रखा है, ये कौन सी यूनिट में दे रखा है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पर लैक्स में दे रखा है, ये यहाँ पर लैक्स में दे रखा है। ये देखिए, रुपीज़ इन लैक्स। तो जब भी आप कभी भी नंबर डालते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोजेक्शंस बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये नंबर्स किस में हैं, लाइक INR लैक्स। तो पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि जितने भी नंबर्स डले हुए हैं ये लैक्स में डले हुए हैं। अगर किसी को कन्वर्ट करना होगा तो वो बंदा कर सकता है, मिलियंस में कर सकता है, US डॉलर में कर सकता है, जिस भी करेंसी में करना चाहो, जिस भी डिनोमिनेशन में करना चाहो वो कन्वर्ट आप कर सकते हैं। पर कब? जब पता होगा कि आपकी करेंसी कौन सी है। तो अब मुझे क्या करना होगा, अभी मैं FY22-21 के नंबर डाल देता हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। क्या करना होगा, हमें यहाँ जाना है और एक एक को जो है कॉपी करना है, पेस्ट करना है। वैसे मैं ड्रैग करके भी कर सकता हूँ, बट
एक बार देख लेते हैं ड्रैग कर कर, कुछ दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं पर ब्लैंक्स आ रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप एक एक भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये मैंने लैक्स में नंबर्स डाले हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसकी अदर इनकम को कॉपी करूँगा और अदर इनकम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। सिंपल। देखिए अभी जो भी हम फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं, ये पहले एक सिंपल मॉडल रहेगा, इसके बाद हम सब्सिक्वेंटली इसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाएंगे। अभी एक बिल्कुल बेसिक कि हाँ ठीक है, हमने पुराने नंबर्स डाले, बैलेंस शीट बनाई, प्रोजेक्शंस करी कुछ एजम्पशन के बेस पर, तो एक ढांचा तैयार हो गया। उसके बाद जो है आपके शेड्यूल्स बन सकते हैं। फिक्स एसेट का अलग शेड्यूल बन सकता है, डेट रीपेमेंट का अलग शेड्यूल बन सकता है, डेटर का जो कैलकुलेशन हो रही है, क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन हो रही है, उसके अलग शेड्यूल बन सकते हैं। और इन डेप्थ जा सकते हैं, पावर एंड फ्यूल की कैलकुलेशन है वो इंटरनेशनल प्राइजेस से ड्राइव हो सकती है, लिंक लगाकर इंटरनेशनल के मार्केट प्राइस और कंपनी जो खरीदती है उसमें क्या कोरिलेशन बैठ रहा है। तो हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं। रेवेन्यू भी मॉडल हम पहले एजम्पशन ले सकते हैं कि 15% से बढ़ेगा, या कंपनी की मैनेजमेंट ने जो अभी तक टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, तो ये जो कॉन कॉल होती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बाद, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद, उसमें मैनेजमेंट बताती है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके बिज़नेस में अपडेट चल रही है। तो उसको सुनकर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क भी दिया था, आई होप आपने सुना होगा, तो उसको सुनकर हम कुछ एजम्पशंस लेकर आगे प्रोजेक्शंस कर सकते हैं। ये रहेगी बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स जो मैनेजमेंट कह रही है। इसके बाद हम चाहें तो इसको ट्वीक करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, दैट वी विल डू लेटर ऑन। मॉडल को कॉम्प्लेक्स बनाते रहेंगे। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं फटाफट से नंबर डाल देता हूँ, आपको सिर्फ नंबर डले हुए दिखेंगे, क्योंकि कैसे डालने हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। कॉपी करना है और पेस्ट करना है। अब यहाँ पर आप टोटल रेवेन्यू देख रहे हैं, कई लोग इसको भी कॉपी कर लेंगे। जी नहीं, टोटल में क्या करेंगे आप, टोटल में आप सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऐसे करके आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो सम हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आपके एक्सपेंसेस आ गए। तो एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यू कैन चेक इट हियर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस, ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कह सकते हैं, COGS है, बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट अभी नहीं हुई है। ये जो नंबर आ रहा है इसके लिए इसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन बोला है, राइट। अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा वो कैसे देखेंगे आप। ये आपकी इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो ये फिगर नेगेटिव में आएगी, तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 2245 लाख यानी 22 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इन्होंने जो है अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाया है। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर लिख रखा है वर्क इन प्रोग्रेस एंड अदर्स, बट अगर देखेंगे तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड अदर्स। तो यहाँ आपको नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कॉपी नहीं किया था, इसके लिए जो है मैं इंडिविजुअली जो है एंट्री डाल रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप, अब ये ठीक है, अब ये ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशंस डाल दी है और चेंजेस इन इन्वेंट्री डाल दी है। अगर आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो 54,903 लैक्स हैं, यानी कि 549 करोड़ हैं, इन दोनों का सम जो मैंने किया है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी कि जो आपने ऊपर गुड्स बेचे उसमें से आपकी कॉस्ट कितनी थी, उसमें से आपकी कॉस्ट थी 79%, सिर्फ गुड्स की कॉस्ट थी। यानी कि अब आपके पास ऑलमोस्ट 21% बचता है अपनी अदर एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। चलिए इसको छोड़ते हैं एक बार, और जो है बाकी के जो है खर्चे यहाँ पर डाल लेते हैं। मैं आपको एक पूरा डालकर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो FY21 है, 20 है, 19 है, ये आप उसी पैटर्न में खुद से एंटर कर लेंगे। मैं भी एंटर करूँगा, पर एंटर करते हुए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, वरना तो ये है कि मैं आधा एक घंटे तक एंटर करे जा रहा हूँ, तो आधे घंटे तक आप सिर्फ देखे जा रहे हैं मैं नंबर कैसे एंटर कर रहा हूँ। आप सिर्फ देखें कि मैं एक साल के नंबर कैसे एंटर कर रहा हूँ। सिमिलरली जो है पिछले साल के आप नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं, एक बार आपको पूरा दिखाएंगे एक साल का। सिमिलरली बैलेंस शीट का भी आपको एक साल का पूरा दिखाएंगे, और उसके बाद फटाफट से बाकी के मैं नंबर डालकर आगे वीडियो को बढ़ा दूंगा। डेप्रीशिएशन आ रहा है यहाँ पे, डेप्रीशिएशन नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट है जी, फाइनेंस कॉस्ट है जी। ये क्या आ रहा है, हाँ फाइनेंस कॉस्ट ही है जी। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, जो इंटरेस्ट और बैंक के चार्जेस और कमीशन पे करी है उसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो स्टाफ को सैलरी दी है वो इसमें आते हैं। समझ रहे हैं आप, ये आपके हो गए अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस को मैंने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा ये तो डेप्रिसिएशन है जी,
डेप्रिसिएशन कितना है, इसको तो कॉपी करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप नंबर्स डाल रहे हैं तो आपको करेक्ट हेड में डालना है। यदि आपने नंबर्स गलत एंटर कर दिए तो सारी चीज़ें आपकी गलत हो जाएगी। इसके लिए आपको डबल चेक करना है, ट्रिपल चेक करना है, आराम से आप कर लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका हो गया सम, ये सारे खर्चे आ गए जी। अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से अगर खर्चे माइनस करूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद जो है कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, वो आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। कई बार आ जाते हैं ना, कोई आपकी इंडेज की एडजस्टमेंट आ गई या कुछ भी ऐसा एक्सेप्शनल नेचर का हो गया जो कि जनरली नहीं होता है, उसको अलग से दिखाया जाता है, इसलिए उसको अलग से रो में दिखाया है। अभी आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। इसके बाद आपको टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है। टैक्स एक्सपेंस में दो कंपोनेंट है, एक है करंट टैक्स, एक है डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है, जो करंट ईयर की इनकम पर टैक्स लगेगा। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये जो इनकम है 42 करोड़, 4253 लैक्स यानी कि 42 करोड़, इस पे 30% लगना चाहिए, राइट और रॉन्ग? जी नहीं, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। आपको इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर आपको उसका करंट टैक्स निकालना पड़ेगा, यानी कितना टैक्स उसका बनता है इस साल का। ये हम कैसे करेंगे? ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हम टैक्स कंसल्टेंट नहीं है। वी आर बिल्डिंग अ फाइनेंशियल मॉडल और हमें तो सिर्फ देखना है मोटा मोटी आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ही कितना परसेंटेज करंट टैक्स बन रहा है। तो उसी पैटर्न पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि अगर भाई टोटल जो है 20% 25% बन रहा है तो हम उतनी की एजम्पशन लेकर आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे यार टैक्स रेट तो 30% है। जी हाँ, 30% किसका है? 30% है जो इनकम टैक्स का प्रॉफिट निकलता है। अभी अगर आप इसको देखेंगे, मैंने क्या करंट टैक्स ज़्यादा ले लिया, ये लेना था मुझे जी। इसको कॉपी करेंगे हम, और ये हम देखेंगे, ठीक से सिलेक्ट करते हैं। 25% आपका टैक्स निकल कर आया। वैसे सरकार ने इनकम टैक्स के ऊपर, जो इनकम टैक्स निकलता है उसके ऊपर 30% का रेट बताया हुआ है कंपनियों के लिए। हालांकि डिस्काउंट भी दिया हुआ है, अगर आप नई कंपनी सेटअप कर रहे हैं या आप कंसेशनल रेट लेना चाहते हैं, कुछ और डिडक्शंस नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका रेट कम हो जाएगा। बट मोटा मोटी मुझे पता है कि जितना भी रेट होगा इनकम टैक्स के प्रॉफिट के ऊपर, यदि मैं उस टैक्स के अमाउंट को डिवाइड करता हूँ मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट से, तो वो 25% के आसपास आ रहा है। मैं देख सकता हूँ पिछले कई सालों में वो कितना परसेंटेज है और एक एजम्पशन ले सकता हूँ आने वाले सालों के लिए। इसके बाद जो है डेफर्ड टैक्स। टैक्स जो है एक बहुत छोटा कंपोनेंट होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ये माइनस करूँगा और फिर ये माइनस करूँगा, तो मेरे पास कितना आएगा 3181। 3181। तो हमने क्या किया, टैक्स को माइनस कर दिया। ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। है डेफर्ड टैक्स माइनस भी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डेफर्ड क्या होता है, अगर आप टैक्स को डेफर करते हैं कि अभी की जगह उसका बाद में बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है। और बाद की जगह अगर आपको एडवांस में अभी पे करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो बन गया, तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगा। ये अगेन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी एनालिसिस करनी है कर सकते हो अगर कोई मेजर कंपोनेंट है, पर अगर आप देखेंगे तो इट्स वेरी नेग्लिजिबल। 1%, 0.5% ऐसा कोई आइटम है आपके पूरे प्रॉफिट का, या अगर रेवेन्यू वाइज आप देखेंगे, उसके लिए मैं रिसर्च क्यों करूं? जो मेरा मेजर कंपोनेंट है मुझे तो उसका पता होना चाहिए कि भाई इसको मुझे कैसे प्रेडिक्ट करना है। जितना सही प्रेडिक्ट करूंगा उतना बेटर रहेगा, राइट? तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया है। अब मैंने 1 साल का डाला, क्या मैं पिछले 3 साल का और डाल सकता हूँ और उसके बाद आपके पास वापस आ सकता हूँ? बिल्कुल सही, हाँ जी सही, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं पहले बैलेंस शीट भी डालूँगा। तो ये आपका हो गया P&L, ये आपका हो गया बैलेंस शीट। आप चाहें तो एक में बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग में शो कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये मेरा बैलेंस शीट है। तो मैं बैलेंस शीट भी करंट ईयर की आपके सामने डालूंगा। उसके बाद मैं पुराने सालों का अपना आराम से डाल लूँगा तसल्ली से। आप लोग भी तसल्ली से डाल लीजिएगा। करना क्या है, एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और उसके बाद नंबर्स को एंटर करना है। इतना सा ही काम है। जो ये कर लेगा उसने कम से कम 20% तो फाइनेंशियल मॉडल बना लिया। सिर्फ नंबर डालने से आपका 20% फाइनेंशियल मॉडल तैयार हो जाता है। देख रहे हैं कितना आसान है। अब चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ मैंने कॉपी किया है और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करके जो हेडिंग है उस हेडिंग को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है जी। अब क्योंकि ये एसेट्स हैं तो यार बड़े बड़े में एसेट्स लिख देना चाहिए। ठीक, यहाँ पर नंबर्स डालने हैं तो नंबर्स डाल देंगे हम। आ जाइए यहाँ पे, चलिए नंबर्स डालते हैं। जब भी आप फाइनेंस की प्रोफाइल में जाते हैं आपका काफ़ी सारा समय जो है नंबर डालने में भी जाता है। ये एक बहुत जो है बेकार चीज़ है, मतलब जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, क्या यही हेडिंग आ रही है? नहीं जी, नॉन करेंट एसेट्स जो है उसके बाद ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आ रहा है। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर मैं नंबर डालूंगा, इसको कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। वैसे आप ना मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, बट जहाँ पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कॉपी करने का, वहाँ आप कॉपी करिएगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग एरर होने के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और सिर्फ देखना नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। कितना टाइम लगेगा? लग जाएगा आधा घंटा, 1 घंटा, कर लीजिए। अगर 1 हफ्ता लगा लेंगे और फाइनेंशियल मॉडल बनाना सीख लिया तो क्या नुकसान है? कई कंपनीज़ का बनाइएगा, फिर कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग करिएगा, फिर उसके बाद आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहें उतना करिएगा। मैंने तो आपका जो है बेस बना दिया प्रैक्टिकली जैसे होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की तो कोई हद नहीं है, वो जितनी भी हम करना चाहें कर सकते हैं। राइट ऑफ यूज़, लो जी, राइट ऑफ यूज़ डाल दिया हमने। इसके बाद आपके इनटेंजिबल एसेट्स आ रहे हैं, तो इनटेंजिबल एसेट्स को कॉपी कर लेते हैं। ये लीजिए इनटेंजिबल एसेट्स। इसके बाद है फाइनेंशियल एसेट्स, फिर उसमें आ रहा है इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं नीचे ए, फिर है उसका बी। तो यहाँ पर आप देखिएगा फाइनेंशियल एसेट्स में मेरी इन्वेस्टमेंट्स है 6.2 लाख रुपीज़ की, यानी नेग्लिजिबल है। तो क्या इसको इग्नोर कर देंगे? द आंसर इज़ नो। अगर ये इन्वेस्टमेंट मैंने सब्सिडरी में करी हुई है, यानी मैंने ऐसी कंपनी में करी है जिसकी 50% से ज़्यादा होल्डिंग मेरे पास है, तो फिर तो कहानी बदल जाएगी। वो मेरी सब्सिडरी है, वो क्या करती है कंपनी, और क्या मेरी उसके साथ और ट्रांजेक्शन्स होती है, इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर मार्केट से लिए हुए हैं 6 लाख के शेयर्स, तो फिर वो नेग्लिजिबल है। 6 लाख क्या है इतने बड़ी करोड़ की कंपनी के लिए? 6 लाख इज़ नथिंग। मतलब 6 लाख के तो एक इंडिविजुअल भी डाल देता है। कोई इंसान कमा रहा है पैसे अच्छी खासी नौकरी करके, वो अकेला ही 6 लाख रुपए के एसेट ले सकता है। अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के बाद जो है इन्वेंट्री आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे इन्वेंट्री में कितने नंबर आ रहे हैं। ये आ रहा है आपका 151 करोड़ रुपीस। तो 151 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल एसेट्स। आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं उसमें कई सारे हैं। पहले हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स। तो यार ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट क्या थी और नीचे वाली क्या है? ऊपर वाली नॉन करंट है, नीचे वाली करंट है। फ़र्क दिख रहा है आपको? ये जो करंट है ना, ये हो सकती है जो आपने शेयर मार्केट से खरीदी हो। नॉन करंट जो है कभी भी शेयर मार्केट वाली नहीं होगी। अब ये आपका आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आपने जो सामान बेचा उनसे अभी आपको पैसा लेना बाकी है। कितना? 290 करोड़। अगर परसेंटेज देखा जाए तो डिवाइड किया सेल्स से, कितना आया? कितना आया? 42%। ज़्यादा है कि कम है? देखिए, कभी भी हमें बोलना है ज़्यादा है कि कम है तो हमें उस इंडस्ट्री के और प्लेयर्स का पता होना चाहिए, हमें उसका पास्ट ईयर पता होना चाहिए, क्या चल रहा था ट्रेंड। उसके बाद हम कमेंट कर सकते हैं कि अच्छा इस इंडस्ट्री में इतना ही रहता है। बट मेरे हिसाब से 42%, यानी आप जितनी साल की सेल करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट आधी सेल्स तो आपकी रियलाइज़ ही नहीं होती है। 50% तो आपको पैसा बाद में मिलता है। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसके पिछले वीडियो में, सालासर टेक्नो का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम लेना है। और कॉन्ट्रैक्ट जब चलते हैं वो लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। उसमें रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जितना काम आपने किया होगा, बट उसका पैसा अभी नहीं आएगा, वो बाद में आएगा प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद। तो इसलिए जो है यहाँ पर डेटर्स जो है ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं ना? जब आपको बिज़नेस पता होता है तो उसके बाद आप प्रिडिक्शंस जो है अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं नंबर्स कैसे कैसे मूव हो रहे हैं। अब इसका कैश एंड बैंक बैलेंस तो हो गया, कैश बैलेंस तो हो गया, ये बैंक बैलेंस है।
ये है इसका बैंक बैलेंस। फिर इसके अदर फाइनेंशियल एसेट्स, तो अदर फाइनेंशियल एसेट्स में मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और फिर मेरे आ जाएंगे अदर करेंट एसेट्स, और अदर करेंट एसेट्स में यहाँ पर मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने सारे के सारे जो है एसेट्स भी यहाँ डाल दिए। टोटल एसेट्स कितने हैं वो तो आपको सम करना पड़ेगा। टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे, ऐसे करके सबको सम कर दिया, टोटल एसेट्स मेरे आ गए 67,275, करेक्ट। इसको बोल्ड कर देंगे, टोटल एसेट्स कितने हैं। इसके बाद जो है आपकी इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ हैं, तो इसको भी हम करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये देखिए, आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही बनाऊंगा। FY22 के बैलेंस शीट और P&L के नंबर कैसे डालने हैं इसके बारे में आज का वीडियो बनेगा। और जब नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा तो आपको पुराने नंबर सारे डले हुए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है आज की क्लास के बाद, यू हैव टू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल एज शोन इन द वीडियो। और आपको भी मेरी तरह करंट ईयर के नंबर डालने हैं 22 के, और पिछले सालों के नंबर डालने हैं पिछले साल की एनुअल रिपोर्ट से। एनुअल रिपोर्ट कहाँ मिलेगी, गूगल पर मिलेगी। ये शायद मैंने गलत डाल दिया क्या, इक्विटी है, इक्विटी के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी है। तो ये ना हेडिंग बनी हुई है, देखेंगे ना आप, तो ये हेडिंग है। हेडिंग के अंदर सब कैटेगरीज हैं, जैसे इक्विटी ग्रीन कलर से है ये, इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। जैसे कि एसेट्स आपके नॉन करेंट करंट थे, वैसे ही आपकी लाइबिलिटीज़ भी नॉन करेंट करंट होती है। तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के बाद आ रही है बोरोइंग्स। यहाँ पर क्या है, बोरोइंग्स आ रही है। तो बोरोइंग्स में मैं क्या करूँगा, नंबर एंटर करूँगा। फिर मेरे पास क्या आ रही है, लीज लाइबिलिटी। फिर मेरे पास क्या आ रही है, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। और फिर मेरे पास क्या आ गए, प्रोविजंस। वेल डन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, हो एंजॉय करो। आपको पता भी होना चाहिए एक एक चीज़ है क्या। मैंने अपना अकाउंटेंसी के कोर्स में लगभग सारी चीज़ें बताई है आपको, अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया है। जिसको अकाउंटिंग नहीं आता, जिसे आता है उसके लिए नहीं है, उसको तो आगे बढ़ना चाहिए। बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, हम तो समझ रहे थे बहुत मुश्किल होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग। जी मुश्किल होता है अगर इसको मुश्किल बनाया जाए। हम अभी आसान तरीके से करेंगे, फिर मुश्किल बनाना है तो बना सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आपने मुश्किल बनाने के चक्कर में जो फाइनेंशियल मॉडल बनना था वही आपसे नहीं बन रहा है। देयरफॉर मेकिंग अ फाइनेंशियल मॉडल इज मस्ट विच वी आर मेकिंग, एंड आफ्टर दैट आप इसको जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहें आप उतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। ये आपके प्रोविजंस आ गए। प्रोविजंस को यहाँ पर हम डालेंगे, करेंट टैक्स लाइबिलिटी को डालेंगे। भैया इस साल का टैक्स है, पे करना है मुझे, तो 12 महीने के विदिन ही पे करना होगा ना, रिटर्न भरने से पहले। और ये आपका टोटल आ गया, ये आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज़ होगा। ये देखते हैं, ये प्रोविजंस हैं, अदर करेंट लाइबिलिटीज़ हैं, और 0.02 जो है वो आपका करेंट टैक्स लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर जो है टोटल करते हैं। टोटल करेंगे तो क्या हो गया, आपका जो एसेट्स थे और जो आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं उसका टोटल मैच हो रहा है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप प्रोजेक्शंस करेंगे तो वहाँ तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा सारे आइटम्स को। तो एस्टिमेट करने के बाद आपके जो नंबर्स हैं वो मैच होने चाहिए। अभी आप यहाँ देख रहे हैं 0.02 का डिफरेंस आ रहा है। 0.02 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। अगर आप ऐसे करेंगे तो ख़त्म, ज़ीरो ही आ रहा है, करेक्ट। तो इतना आपका डिफरेंस आ सकता है। क्यों? क्योंकि 3 डेसिमल पॉइंट तक अगर लिया होगा एग्जैक्ट नंबर, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी जो है प्लस माइनस में हो सकती है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर 6.3 आना चाहिए, मेरा यहाँ 6.2 आ रहा है। तो 6.3 कैसे आएगा एक बार चेक करते हैं। 0.5 है, ये 8.9 है,
82 है, 13.48, 9.22, 324.34। मैंने तो सिर्फ कॉपी किया है, समझ रहे हैं, कॉपी किया, टाइप भी नहीं किया। 270.83, 4733.11, 2.44, 29.42, 8934.23.12 सबका टोटल किया। ये देखिए, ये काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ऑडिट कर रहे हैं तो मैथ्स तो करवा दीजिए। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0.02 यहाँ पर डालना पड़ेगा। कहाँ पे डालूँ मैं, यहाँ पे डाल दीजिए अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में प्लस 0.02, ख़त्म, डिफरेंस इज 0, टन। इसे आप कॉपी कर लीजिए आगे तक। अभी 0 है, पर जैसे ही नंबर्स आएंगे, प्रोजेक्शंस वगैरह बनेगी, डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। एसेट लाइबिलिटीज़ हमेशा मैच होनी चाहिए। गॉट माई पॉइंट। सो व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट आई एम गिविंग यू होमवर्क, जिसमें कि आपको क्या करना है, सिर्फ पिछले सालों के नंबर डालने हैं, जैसे हमने 22 के डाले हैं, और ये शीट आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट क्लास जब ओपन हम करेंगे तो उसमें आपको पिछले सालों के नंबर डले हुए मिलेंगे। फिर हम कुछ एजम्पशंस लेंगे और उस एजम्पशन के बेस पर हम आगे के जो नंबर्स हैं उसको ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि सारी लिंकिंग लगी होगी। आगे मैं मैनुअली नहीं डालूंगा इतना नंबर होना चाहिए, नहीं सर, मैं इसको लिंक करूंगा कि कितना परसेंट बढ़ना चाहिए, कितना परसेंट बढ़ेगा, उसके शेड्यूल्स और एजम्पशंस डाल दूंगा, और वहाँ से लिंक होकर आगे के सारे नंबर्स फैच हो जाएंगे। जैसे ही फैच होंगे आपका फाइनेंशियल मॉडल तैयार होगा। अब ये फाइनेंशियल मॉडल कुछ एजम्पशंस के बेस पर टिका होगा, उन एजम्पशंस को आप चेंज करेंगे तो फाइनेंशियल मॉडल चेंज हो जाएगा। एक बार आपका बन गया ये मॉडल, तो इसके बाद आप फर्दर बहुत सारी चीज़ें इससे कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है। अगर पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि वो भी जो है कॉर्पोरेट बैंकिंग का, फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स ले सकते हैं मेरी एप्लीकेशन से। एक बार बाहर का खाना खाने जाते हैं, उतने की फ़ीस में आपको मिल रहा है पूरा का पूरा कॉर्पोरेट बैंकिंग का कोर्स। और सिर्फ कोर्स नहीं, इस कोर्स के साथ जो रियल डेटा पर जो हम काम कर रहे हैं वो भी आपको मिल रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं, सीख रहे हैं, साथ में आप कम्युनिटी के मेंबर बन रहे हैं फॉर लाइफ टाइम। एक बार आपने ज्वाइन करा, टेलीग्राम कम्युनिटी का मेंबर बने, उसमें आपको फ्री में जो नॉलेज चाहिए, जो आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखनी है, कुछ एक लिंक मिला, कोई एक वेबसाइट का कोई आर्टिकल है बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, आपको वहाँ पर मिला, कोई डिस्कशन करना चाहते हो सबके साथ कर सकते हो, तो वो कम्युनिटी का मेंबर आप बन सकते हैं। कंट्रीब्यूट करिए, चीज़ें सीखिए, और जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे भी सीखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टाटा एंड बाय बाय।